हम लोग अनुच्छेद 19(1)(a) में आज जो चर्चा करने वाले हैं वो एडवर्टीजमेंट की जो विज्ञापन है, क्या ये भी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि व्यक्ति को हर माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करने का हक है। माध्यम कोई हो, तो जो कोई भी माध्यम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उपभोग के लिए अपनाया जा सकता है, तो एडवर्टीजमेंट को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग होना चाहिए। जब आप अपनी अभिव्यक्ति कविता के रूप में कर सकते हैं, कहानी के रूप में कर सकते हैं, लेख या किसी भी रूप में कर सकते हैं, तो आखिर विज्ञापन इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग क्यों न माना जाए? और यह प्रश्न सबसे पहले उठा हमदर्द दवाखाना। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप हमदर्द दवाखाना से आगे बढ़ते ही नहीं। आज भी जो विभिन्न लॉ कॉलेजेस में बहुत अच्छे लॉ कॉलेज हों, हम कोई दावा नहीं कर रहे, लेकिन अधिकांश जगहों पर हमदर्द दवाखाना इससे आगे कुछ मालूम ही नहीं, और ना हमदर्द दवाखाना से आगे की बात होती है। हमदर्द दवाखाना 1960 में डिसाइड हुआ, और उसके बाद टाटा येलो पेजेस, ठीक है, वर्सेस एमटीएनएल, ये 90 के दशक में है, मेरा ख्याल है 95-96 होगा, या थोड़ा बहुत उससे पहले हो सकता है। और जो नया कानून है, मतलब जो आज का कानून है विज्ञापन के संबंध में, कि विज्ञापन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है या नहीं है, इस संबंध में जो वर्तमान स्थिति है वो स्थिति हमदर्द दवाखाना की नहीं है, वो स्थिति टाटा येलो पेजेस वर्सेस एमटीएनएल इसकी है। और हमदर्द दवाखाना में नो डाउट सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि एडवर्टीजमेंट ये वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग नहीं है। लेकिन एमटीएनएल, टाटा येलो पेजेस वर्सेस एमटीएनएल का जो मुकदमा, इसमें वर्डिक्ट एकदम रिवर्स है। और टाटा येलो पेजेस वर्सेस एमटीएनएल में उन्होंने ये मान लिया है कि एडवर्टीजमेंट ये भी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। फैक्चुअल सिचुएशन दोनों जगह डिफरेंट है। और सीधी सी बात है, जब आप कुछ कह देते हो एक बार, तो आपका अपना जो अहम है वो आपको अपनी बात गलत लगने पर भी उसे बदलने से रोकता है। ऐसा कई बार होता है जीवन में, जब आपको खुद में अनुभव होता है कि वॉट एवर आई हैव सेड दैट वाज रॉन्ग, लेकिन उसके बाद ये होते हुए भी आप तैयार नहीं होते अपनी बात में कोई बदलाव करने को। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इतनी आसानी से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए आप, अदरवाइज तो वो व्यक्तियों से ही मिलकर बनना है, ठीक है, अदरवाइज उसके ठीक पीछे व्यक्ति ही है, और वो वैयक्तिक दोषों से मुक्त है। कम से कम कोई ऐसा मानता हो, हम तो ऐसा नहीं ही मानते। कोई और भले ही उन्हें भगवान माने, हम उन्हें व्यक्ति ही मानते हैं, और ये मानते हैं कि उनमें वैयक्तिक दोष होते हैं, वो किसी में भी होते हैं, कम या ज्यादा ये हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमदर्द दवाखाना में जो कुछ कहा, उसके पीछे कोई ना कोई तर्क ये भी दिए होंगे, और फिर उन्होंने अपनी बात को यूं ही नहीं बदल लिया होगा। बीच में कुछ और घटनाएं ये भी घटी होंगी। तो हम लोगों ने देखा था कि हमदर्द दवाखाना के बाद सकल न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स, बेनेट एंड कोलेमन, ये सारे डिसाइड हुए थे। हालांकि बेनेट एंड कोलेमन की रिलीवेंसी यहां नहीं है, ना ही सकल न्यूज़पेपर की है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस
और हिंदुस्तान टाइम्स, इसकी रिलेवेंसी यहां है। और ये सारे मुकदमे डिसाइड हुए हमदर्द दवाखाना डिसाइड होने के बाद, और टाटा येलो पेजेस वर्सेस एमटीएनएल डिसाइड होने से पहले। इसका मतलब यह हुआ कि टाटा येलो पेजेस में जो कुछ डिसाइड हुआ, whatever they have decided in टाटा येलो पेजेस, ठीक है, वो आपका इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स में जो कुछ उन्होंने कहा उससे प्रेरित, उसके कारण ही से टाटा येलो पेजेस डिसाइड हो सका। तो हमदर्द दवाखाना देखेंगे। हमदर्द दवाखाना में क्या हुआ था कि हमदर्द दवाखाना ने कुछ दवाइयां ये बनाई थी, उन दवाइयों का विज्ञापन ये किया था, और वे दवाइयां विशेष प्रकार की थी, जैसे जो इम्पोर्टेंसी आदि पाई जाती है, ठीक है, और जिन कामों के लिए वियाग्रा आदि दवाएं बनती हैं, जिन उद्देश्यों के लिए, कुछ वैसी दवाइयां थी, ठीक है। और कुछ ऐसी भी दवाइयां थी जैसे जिम जाने वाले लोग अक्सर, ठीक है, अपनी बॉडी बनाने के लिए कुछ दवाएं खानी शुरू कर देते हैं, वो स्टेरॉइड्स होते हैं, और उसके कारण से शरीर में, ठीक है, अतिरिक्त बल दिखाई देने लगता है, होता नहीं है, उससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता वो लगातार कम होती जाती है, और वो शरीर के लिए बेहद नुकसानदेह होती है, ठीक है। माइकल जैक्सन और शेफाली जरीवाला, जो अभी कांटा लगा, जिन्होंने गाया था, जिनकी मृत्यु अभी हुई है, ठीक है, ये लोग एंटी एजिंग दवाएं खाते थे। एंटी एजिंग मीनिंग देयर बाय आपका शरीर एजिंग के परिणाम स्वरूप बूढ़ा होता जाता है, ठीक है ना। तो शरीर पर एजिंग का प्रभाव ना आए, इसके लिए एंटी एजिंग ड्रग्स ये लोग लेते थे, और एंटी एजिंग ड्रग्स का शरीर पर कुल मिलाकर प्रभाव बेहद हानिकारक होता है। तो इस ढंग की ड्रग्स कुछ हमदर्द दवाखाना ने लॉन्च की थी, और इस ढंग की ड्रग्स प्रतिबंधित करने के लिए लेजिस्लेचर ने एक कानून बनाया, अनुच्छेद 19(2), ठीक है। और अनुच्छेद 19(2) में अब जब कानून बनाया, ठीक है, सॉरी, अनुच्छेद 19(2) में नहीं बनाया, लेजिस्लेचर ने एक कानून बनाया जो इस प्रकार की दवाओं के विज्ञापन को प्रतिबंधित करता है। अब हमदर्द दवाखाना ने लेजिस्लेचर के इस कानून को चुनौती दी और यह कहा कि एडवर्टाइजमेंट ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है, और इससे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग ये हम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोल रहे हैं, और हम किस विषय पर बोलेंगे ये भी आप तय नहीं करेंगे, हम जिस विषय पर चाहेंगे बोलेंगे, और जिसको सुनाना चाहेंगे उसे सुनाएंगे। हां ठीक, हमारे बोलने से अगर उन अनुच्छेद 19(2) में जो 8 आधार वर्णित किए गए उनमें से कोई एक भी आकर्षित हो जाए तो आप हमारा बोलना रोकने के लिए विधायिका के माध्यम से युक्ति संगत निर्बंधन मेरे बोलने पर लगा सकते हैं, ये ठीक है। लेकिन आपने जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हम बोले, इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून जो बनाया है, या जिस कानून के माध्यम से आप हमारा एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बोलना रोक रहे हो, इस कानून का कोई संबंध अनुच्छेद 19(2) में वर्णित आधारों से नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 19(2) में वर्णित 8 आधार हैं। सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, लोक व्यवस्था,
फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। ये 4 ग्राउंड हैं जिन्हें राष्ट्र से जुड़ा हुआ ग्राउंड कह सकते हैं, और 4 अन्य ग्राउंड डिसेंसी, मोरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, ये 4 सामाजिक ग्राउंड हैं सोसाइटी के इंटरेस्ट में। इनमें से 8 से ना तो हम इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस कर रहे हैं इस एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, ना हम डिसेंसी, ऐसा भी नहीं कोई भद्दी भाषा का उपयोग कर रहे हो, नैतिकता को नुकसान हम कर रहे हो, ये भी नहीं है। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये भी नहीं हो रहा मेरे एडवर्टीजमेंट से। ठीक है, तो इनमें से एक भी ग्राउंड आकृष्ट नहीं हो रहा। ठीक है, और 4 वो वाले ग्राउंड, उनका भी कोई मतलब एडवर्टीजमेंट से नहीं है, और एडवर्टीजमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भाग है। तो आप कानून के माध्यम से अगर मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोकना चाहते हो, अर्थात हमें एडवर्टीजमेंट निकालने से रोकना चाहते हो, तो आपका कानून इन 8 आधारों के अंतर्गत युक्ति संगत होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसलिए आपको इस कानून के अधिनियमन की शक्ति नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 13(2) क्या कहता है? राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। ठीक है, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो कि फंडामेंटल राइट को न्यून करती हो, उस पर विपरीत प्रभाव डालती हो, आदि आदि। इसलिए आपका यह कानून शून्य है, और यह शून्य घोषित कर दिया गया। अब सबसे पहला सवाल तो यह उठता है कि क्या एडवर्टीजमेंट वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है? अर्थात क्या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग कहानी, कविता, लेख आदि की तरह ही एडवर्टीजमेंट के माध्यम से भी किया जाता है? ठीक है, सबसे पहला सवाल तो यही है। अगर इसका उत्तर हां में है कि यस, एडवर्टीजमेंट वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है, अगली बात तो इसके बाद शुरू होती है। ठीक है, पहले ये तो तय हो कि ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। अगर ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है ही नहीं, तो अनुच्छेद 1900 का सवाल ही कहां है? फिर तो यह देखा जाएगा कि संविधान में जो 3 सूचियां हैं, ठीक है, उन सूचियों में जो विषय वर्णित हैं, उन विषयों में से किसी एक के अंतर्गत केंद्रीय विधायिका को इस प्रकार का कानून जैसा उसने बनाया है बनाने की शक्ति है या नहीं? फिर तो सवाल बदल जाएगा। ठीक है ना? अगर यह पाया गया कि वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग ही नहीं है, क्योंकि जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनलिटी किसी भी एक्ट की इस आधार पर चैलेंज करोगे कि वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, ठीक है, उपयोग करने से हमें रोक रहा है, तो आपको सबसे पहले यह साबित करना होगा कि आपकी जिस गतिविधि को उसने रोका है, एक्ट ने, आपकी वो गतिविधि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए की गई थी। पहली बात तो यही होगी। और जब आप ये इस्टेब्लिश कर दोगे, तब ओनस स्टेट पर जाएगा। देन स्टेट मस्ट प्रूव, ठीक है, कि उसके द्वारा जिस अधिनियम का अधिनियमन किया गया, वो अनुच्छेद 19(2) में वर्णित 8 आधारों में से एक के अंतर्गत जस्टिफाइड है। ठीक है ना? अगर आप ही ये साबित नहीं कर पाए कि आपकी जिस गतिविधि को नियंत्रित किया गया है, वो गतिविधि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से किसी प्रकार संबंध रखती है, तो फिर अगली बात ही कहां है? फिर तो एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी अनुच्छेद 19(2) के आधार पर नहीं,
बल्कि संबंधित विधायिका की विधायी क्षमता इसके आधार पर तय की जाएगी। और संबंधित विधायिका की विधायी क्षमता विषय वस्तु के दृष्टिकोण से संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और अधिकारिता के दृष्टिकोण से, क्षेत्रीय अधिकारिता के दृष्टिकोण से अनुच्छेद 245 इसके मुताबिक देखी जाएगी कि क्या संबंधित विधायिका संबंधित क्षेत्र के लिए कानून बना सकती थी या नहीं। यानी अनुच्छेद 245 जिस क्षेत्र के लिए उसे अनुमति देता था कानून बनाने की, क्या उसी क्षेत्र के लिए उसने कानून बनाया और क्या उसी विषय पर बनाया जिस विषय पर विधायन की शक्ति विधायिका संविधान से प्राप्त कर रही थी। तब तो सवाल ही बदल जाएंगे, तब तो परिदृश्य बदल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यही है। तो हमदर्द दवाखाना उसका तर्क है कि एडवर्टाइजमेंट, और इसीलिए हमदर्द दवाखाना महत्वपूर्ण है और इसीलिए टाटा एलोपैथिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक नई बात जुड़ रही है। कोई भी मुकदमा जो कोड हो रहा है, तो क्यों कोड हो रहा है? सैकड़ों हजारों मुकदमे डिसाइड हो गए, उनमें से कोई एक कोड हो रहा है, तो कोई महत्व होगा, कोई इंपॉर्टेंस होगी उस बात की, इसलिए वो कोड हो रहा है। हमदर्द दवाखाना का महत्व यह है कि उस पर डिनायल है कि कहानी, लेख, रिपोर्टाज, संस्मरण, ठीक है, जीवनी लिखना, ये सब वाक्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के उदाहरण हैं, इलस्ट्रेशंस हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उदाहरण विज्ञापन नहीं है। यह है महत्वपूर्ण बात। कोर्ट ने पहली बार कहा कि विज्ञापन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग नहीं है, और जो विज्ञापन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग ही नहीं, तो विधायिका इसने जो अधिनियमन किया है उस अधिनियम की संवैधानिकता अब विधायिका की विधायी क्षमता इसके आधार पर तय होगी। इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हमदर्द दवाखाना। अदरवाइज हमदर्द दवाखाना जैसे हजारों मुकदमे डिसाइड हुए और टाटा एलोपैथिक, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स, इनमें जो बात है या इनका जो इंपॉर्टेंस है वो इसी बात को लेकर है कि इन्होंने कहा कि नहीं, विज्ञापन के अभाव में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्यक उपभोग संभव ही नहीं है, और इसलिए उस सिद्धांत के मुताबिक जो ये कहता है कि अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 स्वतंत्रताओं के उपभोग के लिए जिन स्वतंत्रताओं या जिन अधिकारों के उपभोग की जरूरत आवश्यक तौर पर पड़ेगी वे भी मूल अधिकार माने जाएंगे, वे भी फंडामेंटल राइट माने जाएंगे। अर्थात एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, इसके माध्यम से अभिव्यक्ति करना, यह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का न सिर्फ भाग है बल्कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्यक उपभोग के लिए आवश्यक भी है। तो दोनों दृष्टिकोणों से यह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस शब्दावली में अंतर्निहित माना जाएगा। यह दोनों के बीच अंतर है, इसीलिए हमदर्द दवाखाना और ये सारे मुकदमे कोड होते हैं। अन्यथा सैकड़ों हजारों डिसाइड होते हैं, 2-3 कोड करने का कोई अर्थ नहीं होता। और हमने आपसे कहा था कि 2-3 सिर्फ वही कोड किए जाते हैं जहां न्यायालय अपने मत को प्रथम बार प्रतिपादित करता है या उसमें परिवर्तन लाता है, और जो अद्यतन स्थिति होती है और कई बार परिवर्तन लाने के लिए कारक के तौर पर जो मुकदमे काम करते हैं उनके नाम भी आपके उत्तर में उल्लिखित होने चाहिए। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं
तो फिर चिंता मत करिए कि आपका उत्तर एक पेज में आया या आधे में, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर ये नहीं किया आपने तो तब भी चिंता मत करिए, आपका उत्तर 20 पेज का हो तो भी ठीक एग्जामिनर होगा, तो नंबर सिर्फ आपको 2 या 0 ही देगा। हम होंगे तो 0 देंगे, और कोई उदार एग्जामिनर होगा तो 2 दे देगा। फिर आप बताएंगे कि हमने लिखे 20 पेज से नंबर 2 ही मिले, और एग्जामिनर ने पक्षपात किया। एग्जामिनर ने कोई पक्षपात नहीं किया, एग्जामिनर तो तुम्हें जानता भी नहीं था, वो क्या पक्षपात करेगा, आपने कुछ लिखा ही नहीं था। हम ये नहीं कह रहे एग्जामिनर पक्षपात नहीं करते हैं, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हर बात स्पष्ट करनी पड़ती है, नहीं तो आप जस्ट रिवर्स समझ लेते हैं, क्योंकि आप 2 ही अतियों पर जीने के आदी हैं, या तो ये या ये, बीच में कुछ होता है ये आपको मालूम ही नहीं। ठीक है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे एग्जामिनर पक्षपात नहीं करते हैं या करते होंगे, हमें नहीं मालूम, लेकिन हमेशा नहीं करते। तो हम गर्द वखाना में कोर्ट ने यही नहीं माना कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका उपभोग करने का एक उदाहरण एडवर्टाइजमेंट भी है। तब तो बात ही बदल गई, तब आगे की बात ही नहीं रही। और कोर्ट ने इसके पीछे जो तर्क दिया, और कोर्ट ने वो तर्क दिया, मीनिंग सरकार का जो तर्क था उसको कोर्ट की मान्यता मिली, क्योंकि कोर्ट अपनी तरफ से कोई तर्क देता नहीं, दोनों पक्षों में से जो तर्क निकल कर आते हैं उनमें से कौन सा सही है ये बताता है। हमने आपसे कई बार कहा कि जो भ्रम का निर्माण है ये समाचार पत्र भी करते हैं, इसीलिए हमारे जो टीचर लोग थे वो ये कहते थे कि सामान्य 2 कौड़ी के न्यूज़पेपर मत पढ़ा करिए, ठीक है, जो नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं उन्हीं को पढ़ा करिए, और उनमें भी जो प्रोमिनेंट जुरिस्ट जब लिखे उन्हीं को पढ़िए, बाकी 2 कौड़ी के न्यूज़पेपर्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि हमने आपको उदाहरण दिया था, उन्होंने लिखा सुप्रीम आदेश नहीं है, बल्कि कि साहब बिहार में इलेक्टोरल रोल का पुनरीक्षण नहीं रुकेगा, ये सुप्रीम आदेश नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान सम्मत माना है ये। लेकिन वो ऐसे छापेंगे सुप्रीम आदेश, ऐसा लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया, और इसके कारण से कोर्ट बड़ा है और बाकी सब छोटे हैं, ये धारणा निर्मित होनी शुरू होती। तो सरकार ने तर्क दिया, सरकार का तर्क यह है कि किसी भी गतिविधि को, क्योंकि गतिविधियों में समानता हो सकती है, दही और चूना एक जैसे ही दिखेंगे लेकिन दोनों के गुणधर्म एकदम अलग हैं। तो जब तत्वों की व्याख्या गुणधर्म के आधार पर होती है तो गतिविधि इसकी व्याख्या भी गुणधर्म के आधार पर ही होगी। उद्देश्य क्या है, और गतिविधियों की व्याख्या गुणधर्म के आधार पर ही होती है। हमने आपसे कई बार कहा, पेट में ही चाकू सर्जन, ठीक है, मार रहा है या लगा रहा है, जो कहना चाहे, और पेट में ही चाकू हत्यारा, या यूं कहें पेट में ही दोनों चाकू चला रहे हैं, लेकिन गतिविधि का उद्देश्य, उसके हिसाब से हम गतिविधि के इनोसेंट, ठीक है, या उसके क्रिमिनल होने का जो डिसीजन है ये करते हैं। गतिविधि को उद्देश्य से पृथक रखकर उसके सच्चे स्वरूप को निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो सरकार का तर्क है कि एडवर्टाइजमेंट काहे के लिए दिया, टू प्रमोट द बिजनेस। आपने व्यापार की बढ़ोतरी के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया है। विज्ञापन लोगों को शिक्षित करने के लिए नहीं, अपने विचारों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए भी नहीं। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता काहे के लिए है, टू एक्सपोज योर टैलेंट। आपका जो गुण है, आपका जो टैलेंट है, उसके प्रदर्शन के लिए।
या आपका जो विचार है उसको लोगों तक लाने और रखने के लिए, ठीक है, आप स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। किसके लिए? लोगों के लिए, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग करके। विज्ञापन में आप स्वयं को अभिव्यक्त तो बिल्कुल नहीं कर रहे, आप प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस ये बता रहे हैं कि इसमें इस टूथपेस्ट में नमक है और ये साबुन में मलाई है और उस साबुन में नींबू है। आप ये कर रहे हो, ठीक है। और इस सब के पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो प्रमोशन ऑफ द बिजनेस है, वो व्यापार को उन्नत करना है और उसके माध्यम से आप लाभ कमाना चाहते हो। देयर इज नो डिसेमिनेशन ऑफ एनी आइडिया। किसी विचार का प्रचार और प्रसार, किसी गुण का प्रचार और प्रसार ये नहीं कर रहे हो। और दूसरी चीज, ये तो है ही है, दूसरी चीज ये है कि आप जिस प्रोडक्ट का प्रचार और प्रसार कर रहे हो और जिस ढंग के प्रोडक्ट को, क्योंकि वो कानून इसी प्रकार की दवाइयों के, इसी प्रकार की दवाइयों के विज्ञापन को रोकता था जो सिर्फ इसी नेचर की है, जिन्हें मैजिक ड्रग्स कहा जाता है, क्योंकि उनकी कोई फार्माकोलॉजी नहीं है कि वो कैसे काम करेंगी। ठीक है, आप ये कहते हो बस ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, और विज्ञापन दे रहे हो और लोगों का आकर्षण है इन चीजों में, तो लोग सेल्फ मेडिकेशन ये शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्र वर्जित ये भी माने जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो शो नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें इस प्रकार की दवाई की कोई आवश्यकता है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे हैं वो जिम जा रहे हैं और सब उन्हें 6 पैक बनाने का शौक है। अब पता नहीं 6 पैक बन भी जाएंगे तो कौन सा वो गंधर्व दिखने लगेंगे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी है शौक, होता है, बीसों चीजों का होता है। अब उन्हें बताया जा रहा है 6 पैक बनने में अमुक ड्रग सहायक है। ठीक है, आप देखते हैं ना कुश्ती पहलवान एथलीट, तो वो ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, और कोई ड्रग्स कौन सी, क्यों उन्हें बाहर किया जाता है? इसलिए कि आपने अपनी एक्चुअल क्षमता के आधार पर दौड़ नहीं जीती, आपने कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से शरीर हाइपर एक्टिव हो गया, और हाइपर एक्टिव होकर आपने, और प्रतियोगिता नॉर्मल उसमें हो रही थी। अब यहीं से आपको सीख लेनी चाहिए। इसीलिए हम पांडवों के पक्ष को धर्म का पक्ष मानते हैं, इसके बावजूद कि कर्ण के कवच कुंडल मांग लिए गए और भीष्म पितामह को सामने शिखंडी खड़ा करके मार दिया गया। तुम क्या कर रहे हो, जरा तुम भी तो सोचो। ये धर्म है कि तुम युद्ध में उतर रहे हो और ऐसी व्यवस्था करके उतर रहे हो कि तुम हार ही नहीं सकते, जबकि युद्ध में जीत और हार की संभावना बराबर हो। ठीक है, तब उतरना चाहिए। अन्याय तो तुम कर रहे हो पहले, और उसी अन्याय के आधार पर आज क्या होता है, एंटी डोपिंग टेस्ट चलाए जाते हैं, क्योंकि आप ड्रग लेकर नहीं हराओगे दूसरे को, आप अपनी क्षमता के आधार पर हराओ। ठीक है, तो अगर तुम इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर सामने खड़े होगे तो फिर शिखंडी को सामने खड़ा करना क्या गलत है? अगर तुम कवच कुंडल लेकर लड़ने आओगे तो फिर तुमसे कवच कुंडल छीन लेना क्या गलत है? ठीक है, लेकिन ये महीन बातें हैं जिनको समझने के लिए बुद्धि चाहिए, और बुद्धिमान दुनिया में हमेशा कम रहे।
इसलिए मूर्ख आपको इस प्रकार की बातें करते मिलेंगे। किताब वो तो बड़ा गलत कर दिया उन लोगों ने। कुछ भी गलत नहीं हुआ, कुछ भी गलत नहीं हुआ। ठीक है, तो सेल्फ मेडिकेशन ये शुरू हो रहा है बच्चों में। ठीक है, वो 6 पैक बनाने के लिए उन दवाओं के विज्ञापन देख रहे हैं और सीधे मेडिकल स्टोर से खरीद रहे हैं और उसके कारण से नुकसान हो रहा है। तो सरकार का कहना है कि सबसे पहली बात, you are going to advertise your product to promote your business, and there is another cause, ठीक है, for the restricting of your products, and that is self medication। ठीक है ना, सेल्फ मेडिकेशन हो रहा है और आप जिस ढंग की दवाओं का प्रचार कर रहे हो, ये डिसेंसी और मोरालिटी इसके भी खिलाफ। ठीक है, डिसेंसी और मोरालिटी इसके भी खिलाफ। ठीक है, इसलिए अब डिसेंसी और मोरालिटी के कैसे खिलाफ है ये हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो मर्यादा के खिलाफ है यहां बैठकर वैसी बात बताना। ठीक है, इसलिए वो हम नहीं बता रहे कि डिसेंसी और मोरालिटी के कैसे खिलाफ है, लेकिन डिसेंसी और मोरालिटी के भी खिलाफ है। इसलिए अव्वल तो आपके द्वारा जो कुछ किया जा रहा है ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग ही नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका प्रमोशन ऑफ बिजनेस है, न कि ठीक है एग्जीबिशन ऑफ योर टैलेंट, ये नहीं है। ठीक है, डिसमिनेशन ऑफ योर आइडियाज, ये नहीं है। That is why it is not an instance। ये उदाहरण नहीं है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। और न्यायालय, हम वकील हैं इसलिए हमें मालूम है कि जब हम अपने मुवक्किल का पक्ष रखना शुरू करते हैं तो मैक्सिमम जो कुछ उसके पक्ष में होता है सब कहते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता न्यायालय हमारी किस बात से प्रभावित होगा। इतने मैक्सिमम हम जो कुछ कह सकते हैं अपने मुवक्किल के पक्ष में, हम वो सब कहते हैं। तो सरकार का पक्ष रखने वालों ने सबसे पहली बात तो ये रखी कि नो, यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a। और अगर मान ली ने, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, इफ वी विल एक्सेप्ट दैट यू आर exercising your freedom of speech and expression, then by this act we may impose the restriction on your freedom of speech and expression which is exercised by you in this manner, because your speech and expression is going against the decency and morality। ठीक है ना, ये अतिरिक्त सावधानी है, ये अतिरिक्त तर्क है जो सरकार की ओर से आया है। कोर्ट ने दोनों तर्कों को मान्यता दी, कोर्ट ने एक तर्क को मान्यता दी, एक को नहीं दी, लेकिन एक को भी दे देंगे तो काम चल जाएगा। और उन्होंने कहा कि यस, एडवर्टाइजमेंट इज इशूड बाय द मैन्युफैक्चरर to promote his business, that is why it can't be said that it is a exercise of his freedom under article 19(1)(a). That is why this act has no relation, ठीक है, with the freedom of speech and expression, and there is no need to check the constitutionality of this act under the article 19 subsection 2, and with the point of view of legislative capacity, the central legislature has such a capacity under the centralist। ठीक है, क्योंकि वहां दवाइयों संबंधी कानून बनाने का उन्हें हक है, स्वास्थ्य विषय है उनके पास, कॉन्करेंट लिस्ट में भी है, दोनों कर सकते। ठीक है, तो उन्होंने, अब महत्वपूर्ण क्या हुआ, 19(1)(a) के
पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण यह हुआ कि एडवर्टीजमेंट, कविता, कहानी, लेख इस सीमा से बाहर आ गया और एडवर्टीजमेंट इसको भाग नहीं माना वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। आगे मामला चला और आपने देखा कि जैसे ही मामला प्रेस की स्वतंत्रता का आया, हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इंडियन एक्सप्रेस जब कस्टम ड्यूटी और ऑक्सिलरी ड्यूटी ये इंपोज की थी, ठीक है, ये सकल न्यूज़पेपर में क्या किया था, स्पेस ऑफ एडवर्टीजमेंट इसको निर्धारित करने की कोशिश की थी, या हिंदुस्तान टाइम्स में 5% काटा था एडवर्टीजमेंट का पैसा कर्मचारियों की फंड बीमा कृषि पेंशन के लिए। तो यह कहा गया कि नो, बाय issuance of advertisement, by publication of advertisement, the newspapers are going to collect, ठीक है, such a money which is essential for the publishing of their newspapers, ठीक है। इसलिए जो कुछ वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए आवश्यक है वो सब कुछ मूल अधिकार माना जाएगा। इसका मतलब कोर्ट का व्यू बदलने लगा, ये 60 है और अब मसला 60 के आगे चल पड़ा है, ठीक है ना। और 60 के आगे जैसे ही मसला आया, कोर्ट ने अपने व्यू को चेंज करना शुरू किया, लेकिन कंप्लीट रिवर्स अभी नहीं हुआ है। ये कहा कि नहीं, एडवर्टीजमेंट ये चूंकि आवश्यक है वाक्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए, तो अभी क्या बन रहा है, कॉन्कोमिटेंट राइट, एडजंक्ट राइट, आनुषंगिक परिणामिक अधिकार बन रहा है एडवर्टीजमेंट। अभी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उदाहरण नहीं बन रहा। और दोनों बातों में फर्क क्या होगा उसे अनुभव करेंगे। अगर वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उदाहरण बन गया, ठीक है, अगर वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उदाहरण बन गया एडवर्टीजमेंट, तो फिर एडवर्टीजमेंट को प्रतिबंधित करने के लिए अनुच्छेद 19(2) के आधारों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यानी कानून जिसके माध्यम से आप उसको प्रतिबंधित करें एडवर्टीजमेंट को, उसे अनुच्छेद 19(2) में वर्णित आधारों को संतुष्ट करना होगा और उसे युक्ति संगत होना होगा। और अगर वो सिर्फ आनुषंगिक या परिणामिक फंडामेंटल राइट माना गया तो उसे वीजी रो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया उसमें बताए गए या उसमें बताई गई सीमाओं तक ही कॉन्स्टिट्यूशनल होना पड़ेगा, उसका कोई संबंध अनुच्छेद 19(2) के आधारों से नहीं होगा। और इस अंतर को प्रकट रूप से हम लोग देखेंगे किसमें, जब हम लोग चर्चा करेंगे विदेश जाने का अधिकार, ठीक है। विदेश जाने के अधिकार में कोर्ट ने क्या कहा कि विदेश जाने का अधिकार ये स्पेसिफिकली वाक्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में प्रोवाइड नहीं है, ठीक है। ये अभिव्यक्त रूप से वाक्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का भाग नहीं माना जा सकता, लेकिन वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए विदेश जाने की भी जरूरत हो सकती है। लेकिन वाक्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए विदेश जाने की जरूरत सबको नहीं होती। म्यूजिशियंस जगजीत सिंह, उन्होंने अल्बर्ट हॉल लंदन में प्रस्तुति दे रहे हैं, ठीक है। म्यूजिशियंस, राइटर्स, एजुकेशनिस्ट, इनको विदेश जाने की जरूरत हो सकती है, शेष लोगों को नहीं। इसलिए पासपोर्ट अथॉरिटी, ये प्रश्न किसमें उठेगा, मेनका गांधी में, उनका पासपोर्ट अथॉरिटीज जब इंडियन पासपोर्ट एक्ट उसकी धारा 10C इसमें अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें तो वो ये देखें कि उनसे पासपोर्ट कौन मांग रहा है, क्योंकि विदेश जाने के लिए पासपोर्ट जरूरी है। अगर कोई म्यूजिशियन मांग रहा है, ठीक है, तो उसे अगर वो इनकार करते हैं तो उनका इनकार वीजी रो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसमें बताए गए सिद्धांतों के मुताबिक युक्ति संगत होना चाहिए। जैसे
वीजी ओवरसीज यूनियन ऑफ इंडिया में क्या बताया गया, कहा था देखेंगे ये कि किन परिस्थितियों में इनकार किया गया, किस उद्देश्य के लिए इनकार किया गया, ठीक है, कितनी अवधि के लिए इनकार किया गया, इनकार से किस बुराई को समाप्त करने की कोशिश हुई है। मानिए हमारा चीन से टेंशन चल रहा, मानिए हमारा पाकिस्तान से टेंशन चल रहा, और तुम कह रहे हो साहब हम जाएंगे पाकिस्तान, अभी हमें तो वहां बुलाया गया है, तो तुम नहीं जाओगे, ठीक है, नहीं देंगे तुम्हें पासपोर्ट, ठीक है, इस समय ठीक है, ठीक है, इस समय माना जा सकता है, जिस बुराई को हम समाप्त करना चाहते हैं वो सारी चीजें मानी जा सकती, क्योंकि ये अभिव्यक्त रूप से उसका भाग नहीं है, ठीक है, वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, लेकिन ये परिणामी के आनुषंगिक अधिकार है। तो ये महत्व की बात हो रही कि एडवर्टीजमेंट वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक उदाहरण है, या वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उपभोग के लिए आवश्यक एक अधिकार। क्योंकि प्रतिबंध हम जब लगाएंगे तो वहां ये बात महत्व की हो जाएगी, ठीक है, इसलिए इंडियन एक्सप्रेस या हिंदुस्तान टाइम्स में एडवर्टाइजमेंट को वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसके लिए आवश्यक मान लेने पर भी टाटा एलोपेजेस इसका उल्लेख किया ही जाता है, ठीक है, क्योंकि टाटा एलोपेजेस है जिसमें पहली बार कहा कि नहीं, एडवर्टाइजमेंट ये इंस्टांस है, ये उदाहरण है, उसी भांति जैसे कविता, कहानी, लेख आदि है, इसलिए टाटा एलोपेजेस का महत्व है। टाटा एलोपेजेस वर्सेस एमटीएनएल, इसके फैक्ट क्या है आपको मालूम है? टेलीफोन डायरेक्टरी, इसे छापने का हक सिर्फ और सिर्फ किसे? टेलीफोन डिपार्टमेंट। वो अपने सब्सक्राइबर्स, उनके फोन नंबर छाप सकते हैं। हालांकि अब तो नासा ही हो गया है टेलीफोन डिपार्टमेंट का, ठीक है, अब तो कोई उन्हें पूछ ही नहीं रहा, ठीक है, और ये बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है, और ये उदाहरण भी है इस बात का कि सरकारी कर्मचारी मजबूर करता है सबको, सरकार को नहीं, क्योंकि सरकार तो वोटों की लालच में उनकी नाजायज और जायज मांगे मानती है, लेकिन सरकारी कर्मचारी वो वातावरण बनाता है जिसमें जनता इस बात के लिए राजी होती है कि प्राइवेटाइजेशन किया जाए। हमें याद है, आप लोगों को याद नहीं होगा, आप लोग शायद तब पैदा भी नहीं हुए होंगे जब शाहजहांपुर में टेलीफोन बटने शुरू हुए, तो सबसे पहले लैंडलाइन लेना मुश्किल पहली चीज, और ले लीजिए तो आपने अपनी जिंदगी की सुख और शांति में आग लगा ली है अपने ही हाथों से, ये समझ लीजिए, क्योंकि हर दूसरा दिन वो खराब है। और लाइनमैन, ओहो, ईश्वर मिल सकता था, लाइनमैन नहीं मिल सकता था, ठीक है, आते ही नहीं है, ठीक है, और चीजों का उपभोग आप नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार उपभोग की आदत पड़ी फिर बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। लाइनमैन कितने पैसे लेंगे और कितने नखरे करके और कब आएंगे कोई तय नहीं, कोई तय नहीं। और जो टेलीफोन डिपार्टमेंट के जेटीओ और एसडीओ, भगवान विष्णु के भी क्या नक्शे होंगे जो उसके होते थे, ठीक है। कालांतर में मोबाइल आया, ठीक है, तो बीएसएनएल, उसका नाम क्या था? भाई साहब नहीं लगेगा, ये मजाक में लोग कहते थे। कभी तो सिग्नल नहीं है, कभी तो कॉल ड्रॉप हो रही, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा। प्राइवेट कंपनीज आई, उन्होंने बीएसएनएल का ही नेटवर्क इस्तेमाल किया और शानदार सर्विस दी, और आज स्थिति क्या है कि उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा, ठीक है, उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा, वो इतिहास की चीजों, और उन्हीं का नेटवर्क आज भी इस्तेमाल हो रहा है। बहुत कम लोग, अब तो रिलायंस ने अपने नेटवर्क डाल भी लिए है, एयरटेल वगैरह ने, लंबे समय उन्होंने उन्हीं के नेटवर्क का इस्तेमाल किया, किराया दिया, क्योंकि सरकारी कर्मचारी काम ही नहीं करना चाहता।
और काम न करे, चलो यहां तक भी ठीक है, यहां तक भी ठीक है, ठीक है। लाइन अपने आप जब तक सही रहेगी तब तक तो रहेगी नहीं, काम तो नहीं ही करेगा, काम बिगाड़ेगा और बैठ के, ताकि तुम उसके पास आओ, उसे पैसे दो और फिर अपना काम करो। काम करेगा ही नहीं बल्कि बिगाड़ेगा बैठ के, ये उसकी आदतों में होता है, ठीक है। तो है भाई, क्या करो इसका। हालांकि हो सकता अभी गालियां हमें मिले हैं इसके बाद तुरंत ही, ठीक है, लेकिन लोक अभियोजक के तौर पे हम भी जानते हैं कि सिर्फ पैसे वसूलना और कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। दूसरा, ऐसा लगता है मनो स्टेट गवर्नमेंट ने यहां आपको रिश्वत लेने के लिए ही बैठाना है, ऐसा लगता है। ठीक, कई बार तो स्थिति ये होती है कि अभियोजन के पक्ष में वहां कोई होता ही नहीं, क्योंकि जो अभियोजन के पक्ष में स्टेट गवर्नमेंट ने खड़ा किया है उसने पैसे ले लिया, वो डिफेंस के पक्ष में हो गया, डिफेंस है ही डिफेंस के पक्ष में, ठीक है। और जो न्यायालय के कर्मचारी हैं उन्हें भी पैसा अभियुक्ति दे सकता है, ठीक है, वो भी डिफेंस के पक्ष में, सब डिफेंस के ही पक्ष में है। अभियोजन का कोई पुरसा हाल है ही नहीं, ठीक है। कई बार तो स्थितियां यहां भी होती, तो खैर वो है। तो एमटीएनएल इसने कहा कि टेलीफोन के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी टेलीफोन डायरेक्टरी छापने का हमें हक है। ये सवाल उठा क्यों? इसलिए टाटा एलोपेजेस, अगर आप देखेंगे एक किताब है जो टाटा छापते हैं और उसमें कुछ होता ही नहीं, उसमें सिर्फ इतना होता है कि आपको सुई से लेकर एरोप्लेन तक जो कुछ चाहिए उसका मैन्युफैक्चरर, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसके कौन कौन रिटेलर हैं, ठीक है, सारे चीजें एक जगह पर मिलेंगी। एक किताब है उनकी टाटा एलोपेजेस, और उसमें उनका फोन नंबर, उनका, ठीक है, शोरूम कहां है, सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। इसका वो पैसा लेते हैं संबंधित लोगों से, और उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि जो जैसे दिल्ली माल लेने जाते तो उन्हें बड़ी परेशानी होती चीजों को ढूंढने में, तो उन्हें एक टाटा एलोपेजेस खरीद ली, फट से उन्हें देखा कि अरे हमें प्रिंटिंग का सामान लेना है, फला फोन नंबर है, उन्हें फोन नंबर फोन किया, पता लग गया। तो इसलिए लोग खूब खरीदते हैं उसको, ठीक है। तो वो एड की सूरत में है, जो कुछ छपा है टाटा एलोपेजेस में वो एड की सूरत में है, और चूंकि उसमें उनका फोन नंबर छपा है, फोन नंबर भी छपा है, और फोन नंबर एमटीएनएल का कहना है हम छाप सकते हैं। एमटीएनएल का कहना है फोन नंबर तो हम ही छापेंगे, इसका ही हक नहीं। इस बात को लेकर, ठीक है, पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने, एमटीएनएल ने कहा कि इन्हें कोई हक नहीं है, ये सब्सक्राइबर्स जो टेलीफोन के हैं उनको उनके नंबर, उसकी डायरेक्टरी छाप दी, इन्होंने प्रकारांतर से डायरेक्टरी छाप दी। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, अच्छा टाटा एलोपेजेस उसका कहना था विज्ञापन हमने छापा है, और विज्ञापन आप मान चुके हैं कि वाकई व्यक्ति स्वतंत्रता के उपभोग के लिए जरूरी है, तो जो टेलीग्राफ एक्ट इन्हें ही टेलीफोन छापने का हक दे रहा है, तो हमने टेलीफोन नहीं छापा, हमने टेलीफोन डायरेक्टरी नहीं छापी है, हमने विज्ञापन छापा है, हमने टेलीफोन डायरेक्टरी नहीं छापी है। मुख्य उद्देश्य देखा जाएगा क्या छापा है हमने, टेलीफोन डायरेक्टरी या विज्ञापन, और विज्ञापन वाकई में व्यक्ति की स्वतंत्रता के उपभोग के लिए आवश्यक होने के कारण आनुषंगिक और परिणामिक फंडामेंटल राइट माना जाएगा, और अगर आप उस पर प्रतिबंध लगाना चाहते हो तो V0 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें बताई गई चीजें संतुष्ट होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आप नहीं लगा सकते। तो टाटा एलोपेजेस में कोर्ट ने पहली बार माना कि यस, एडवर्टाइजमेंट ये वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं बल्कि वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का एक उदाहरण है, उसके उपभोग का एक उदाहरण है, और इस पर अगर प्रतिबंध लगाना है तो अधिनियम के माध्यम से, पहली बात विधायिका के अधिनियम के माध्यम से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से नहीं, और दूसरी बात अधिनियम
8 आधारों में से किसी एक आधार को संतुष्ट करे। और तीसरी बात, उसे युक्ति संगत प्रतिबंध लगाना चाहिए। उनका एडवर्टाइजमेंट 2 काम करता है। एक, प्रोडक्ट के बारे में है, जो राय है, जो विचार है प्रोडक्ट के बारे में, किसका? मैन्युफैक्चरर का। मैन्युफैक्चरर का जो विचार है वो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से वो रख रहा है लोगों के सामने, और लोग उस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से प्रोडक्ट की विशेषताओं को जान रहे हैं, जो कि राइट टू नो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है ना? इसलिए एडवर्टाइजमेंट चूंकि प्रोडक्ट के बारे में मैन्युफैक्चरर के विचार इसको सामने ला रहा है, और लोगों के राइट टू नो, जो कि वाकई में व्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत है, ठीक है, उसको जानने को, उनके जानने के अधिकार को संतुष्ट कर रहा है। इसलिए एडवर्टाइजमेंट वाकई में व्यक्ति स्वतंत्रता के उपयोग का एक उदाहरण है। यह टाटा एलोपैथिस में डिसाइड होकर आया। ठीक है, 2 बातें और। एडवर्टाइजमेंट, इसके संबंध में, अगर एडवर्टाइजमेंट कुछ ऐसा छापता है जिसके कारण से व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो हो सकती है या नहीं है। ठीक है, इस विषय पर विदेशी जो मुकदमे हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, क्योंकि समय हो गया, कल इस पर बात कर लेंगे, लेकिन आप ये मान लेंगे कि एडवर्टाइजमेंट वाकई में व्यक्ति स्वतंत्रता का भाग है। और ये बात हमदर्द दवाखाना से शुरू होकर टाटा एलोपैथिस में डिसाइड हुई आके, बाकी बात कल कर लेंगे, देख लेंगे।